दीदार के लिए उनके घर रखा गया था। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम सितारों ने फारूक शेख का आखिरी दीदार किया। 65 साल फारूक शेख की अदाकारी का करियर थिएटर से शुरू हुआ था। उन्होंने बेशतर आर्ट फिल्मों में काम किया। शतरंज के खिलाड़ी, गर्म हवा, उमराव जान और चश्मे बद्दूर उनकी यादगार फिल्में हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्लब 60 में भी फारूक शेख ने अपने जौहर दिखाए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर देख रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर फारूक शेख का जनाजा कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा है। इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में फारूक शेख का जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचा है। सीधे मुंबई से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर फारूक शेख का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचाया गया है। हम आपको बता दें कि इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इसके अलावा फारूक शेख के चाहने वाले बड़ी तादाद में कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद फारूक शेख के जनाजे की तदफीन की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने आज कश्मीर में कई अस्पतालों का दौरा किया। आजाद ने वहां हो रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने पामपुर अस्पताल के लिए तामीर की जा रही नई इमारत को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। बाद में गुलाम नबी आजाद ने रैनाबारी अस्पताल और मेंटल हेल्थ अस्पताल का भी दौरा किया। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ तिब्बी मामलात पर तफसीली बातचीत की। इसका होता है सब थिएटर अकॉर्डिंगली ऑल द फोर सबसे बड़ी यहाँ नई साल की गिफ्ट तो हमने जम्मू कश्मीर को दी है कि इनका जो बजट है हमारा मरकज की तरफ से उसको 100% दुगना किया, डबल कर दिया। और वो सिर्फ एक साल के लिए नहीं किया, परमानेंट बेस पे उसको डबल कर दिया। और जम्मू कश्मीर को मैं समझता हूं कि उससे बहुत फायदा हो। मेरा आखिरी सवाल कैंसर हॉस्पिटल से मुतल्लिक, क्या कोई कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की तादाद अब बढ़ रही है। कैंसर का एक हॉस्पिटल नहीं बनेगा, बल्कि 2 हॉस्पिटल बनेंगे, एक श्रीनगर में और जम्मू, और वो पहले ही मंजूर हो चुका है। खबर मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों से जुड़ी है, जहां सर्दी से बच्चों की अमवात के मामले का मरकजी हुकूमत ने नोटिस लिया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत से बाज़ाब्ता रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी हुकूमत से इस बात की जानकारी तलब की गई है कि राहती कैंपों में कितने बच्चों की अमवात हुई। ख्याल है कि मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में एक महीने में तकरीबन 50 से जायद कमसिन बच्चों की मौत हो गई है। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा
ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबॉर्न में जेर तालीम एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म पर हमला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 20 साला मनेरिया जोगिंदर सिंह पर एक ग्रुप ने हमला कर दिया। हमलावरों ने जोगिंदर सिंह को घूंसों और लातों से मारकर जख्मी कर दिया। बाद में इस पर स्टिक से हमला किया गया। पुलिस ने हमले का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। शदीद जख्मी तालिब इल्म मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है। खबर रूस से है, जहां के शहर वोल्गोग्राद में पीर के रोज एक ट्रॉली बस में किए गए एक बम धमाके में कम से कम 14 लोग हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। इसे एक दिन कबल शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर किए गए खुदकुश हमले में 17 लोग हलाक हुए थे। रूस के जुनूबी शहर वोल्गोग्राद में एक बस में किए गए खुदकुश हमले में मुतादिद हलाक और 10 जख्मी हो गए। रूस की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि इतवार के रोज शहर के रेलवे स्टेशन पर किए गए धमाके में इस्तेमाल किया गया मवाद ही बस को धमाके से उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिससे दोनों धमाकों के बीच लिंक साबित हो गया है। Одной из вероятных версий является подрыв взрывного устройства, заложенного в салоне троллейбуса. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Руководитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета направил к месту происшествия силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС России. Место взрыва блокировано. धमाके की वजह से बस के परचखे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। Неожиданный взрыв, спросонья, я ничего не понял, просто куча стекол валяется, рама вываленная с окна. Ну, сами понимаете, шоковое состояние, сразу с ним засобирались, спустились вниз. И стал я помогать тяжело раненым. Подходили людьми, брали, поднимали людей, сажали обычным гражданским людям в машины, чтобы везли их в больницу. धमाके के बाद शहर में आमदोरफ्त का निजाम मफलूज होकर रह गया। लोग पैदल ही अपने अपने काम की जगहों पर जाते देखे गए। वोल्गोग्राद रूस में आमदोरफ्त के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल शहर है। वोल्गोग्राद शहर रूस के जुनूबी शोरजदा इलाकों और शुमाली इलाकों के बीच लिंक के तौर पर काम करता है। शुमाल से जुनूब और जुनूब से शुमाल की जानिब जाने वाली बसों को इसी शहर से होकर गुजरना पड़ता है। माजी में शहर स्टालिंग गार्ड के नाम से जाना जाता था। यहां माजी में भी कई बार खुदकुश हमले होते रहे हैं। मिलिटेंट अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में अपना असर रसूख साबित करने के लिए वोल्गोग्राद शहर में धमाके करते रहे हैं। लेकिन ताजा हमले ने सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया है, क्योंकि फरवरी के महीने में सूची सरमाए ओलंपिक्स के इनेकाद के लिए रूस तैयारियां कर रहा है। ऐसे में मिलिटेंटों के मजीद हमलों का खौफ पैदा हो गया है। हालांकि ऐसे मकामात पर हमलों का खदशा नहीं है जहां ओलंपिक्स मुनक्किद होने वाले हैं। ताहम गौरतलब है कि मिलिटेंटों ने अवामी मकामात पर हमले करने की अपनी सलाहियत को उजागर कर दिया है। कुछ महीने कबल रूस ने बसों, ट्रेनों और तैयारों के जरिए बैन शहर सफर के लिए शनाख्ती कार्ड का लुजूम करार दिया था। लेकिन बसों के मामलों में शनाख्ती कार्ड के लुजूम को सख्ती से नाफिज नहीं किया गया। शनाख्ती कार्ड के लुजूम के तरीक़ेकार में ढील को ताजा हमले की कामयाबी की वजह करार दिया जा रहा है। रेलवे में भी सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान नहीं पाया जा रहा है। वाज़ेह है कि इतवार के रोज खुदकुश हमलावर ने रेलवे स्टेशन में मेटल डिटेक्टर के करीब अपने आप को धमाके से उड़ा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। शाम में कीमियाई हथियारों की पाबंदी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज्वाइंट मिशन OPCW का कहना है कि गैर यकीनी हिफाजती सूरत हाल और खराब मौसम के बायस 31 दिसंबर से पहले मुल्क से कीमियाई हथियार मुंतकिल करने की डेडलाइन पर अमल आवरी मुमकिन नहीं। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा और OPCW ने शाम के कीमियाई हथियारों की मुल्क से बाहर मुंतकली और उन्हें तल्फ करने के लिए जून 2014 की डेडलाइन मुकर्रर की है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सलमान बशीर ने कहा है कि हिंदुस्तान में हुकूमत की तब्दीली से दोनों मुल्कों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सलमान बशीर कोलकाता में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर सलमान बशीर ने कहा कि हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान हर पार्टी के लीडर का एहतराम करता है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। सेक्रेटेरिएट में हुई इस मुलाकात के मौके पर सलमान बशीर ने ममता बनर्जी को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान दौरे का दावतनामा हवाले किया।
स्नेह प्रकाश बंसल और उनके पैनल ने टीम इंडिया के साबिक कप्तान बिशन सिंह बेदी के पैनल को शिकस्त देते हुए डीडीसीए के इंतखाबात जीत लिए हैं। बंसल एंड कंपनी को 70% वोट हासिल हुए। डीडीसीए के नायब सदर जितिन चौहान के मुताबिक उन्हें 4,300 वोट मिले हैं, जिसमें 3,400 प्रोक्सी वोट शामिल हैं। बेदी पैनल ने प्रोक्सी वोट पर सवाल उठाए, जबकि बंसल पैनल इसे जायज करार दे रहा है। डीडीसीए के नए सदर स्नेह प्रकाश बंसल ने डीडीसीए पर लगाए गए धांधलियों के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है। जनूबी अफ्रीका ने डरबन टेस्ट में टीम इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त देकर जैक कैलिस के विदाई टेस्ट को यादगार बना दिया। इस तरह जनूबी अफ्रीका ने यह टेस्ट जीतकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। टेस्ट के आखिरी रोज टीम इंडिया सिर्फ 223 रन ही बना सकी। इस तरह जनूबी अफ्रीका के सामने 59 रन का आसान हदफ था, जिसे जनूबी अफ्रीकी टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। अपने विदाई टेस्ट में जैक कैलिस ने सेंचुरी बनाई। टीम इंडिया की जानिब से सिर्फ अजिंक्य रहाणे ने ही एक खिलाड़ी थे जो सेंचुरी के करीब पहुंचने में कामयाब हो पाए। रहाणे ने 96 रन बनाए थे। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति इस समय विचित्र अनुभव और झटकों से गुजर रही है। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी का एक असर है तो नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे आदि ने अपने हिसाब से असर डाला हुआ है।
मीडिया, सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी की आक्रामकता ने कुछ ऐसा असर डाला है जिससे चौतरफा माहौल बदल रहा है। कोई माने या न माने, अरविंद केजरीवाल और आप की दिल्ली में जीत का पूरे देश पर असर हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इस दुविधा में है कि वे लोकसभा चुनाव तक अपनी कैसे पाक साफ इमेज बैठाए। जैसे भाजपा में चिंता है कि येदियुरप्पा को यदि लिया तो कर्नाटक में आप वाले कहीं उसके हवाले हल्ला नहीं कर दे। विधानसभा चुनाव में हार के झटके से बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ अलायंस का कांग्रेस में मूड है, मगर आपकी चिंता में राहुल गांधी के मूड को लेकर भी संदेह है। आखिर जब राहुल गांधी लोकपाल को वक्त की जरूरत बता रहे हैं तो कैसे ऐसा अलायंस करेंगे जिससे पार्टी बदनाम हो। ऐसे ही हरियाणा में भाजपा की ओम प्रकाश चौटाला के साथ तालमेल को लेकर उलझन बनी है। तय माने कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को संभल कर लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। हफ्ते को रोज रामलीला मैदान के हल्फबरदारी तकरीब में अरविंद केजरीवाल की लगभग पूरी पुरानी टीम गैर हाजिर थी। अव्वल तो उन्होंने पुरानी टीम के कई लोगों को मदऊ ही नहीं किया था और जिनको मदऊ किया था उसमें से भी कई लोग शामिल नहीं हुए। केजरीवाल ने सिर्फ 3 लोगों को दावतनामा भेजा था। अन्ना हजारे, जस्टिस संतोष हेगड़े और किरण बेदी को दावतनामा भेजा गया था और अलग अलग असबाब से तीनों नहीं पहुँचे। केजरीवाल ने अपने सबसे पहली उस्ताद अरुणा राय को हल्फबरदारी तकरीब में मदऊ नहीं किया। वो पहले अरुणा राय के साथ ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए काम किया करते थे। कहा जाता है कि केजरीवाल को रेमन मैग्सेस एजाज दिलाने में अरुणा राय का अहम किरदार था और जिस जन लोकपाल का मसौदा लेकर केजरीवाल आए थे वो भी अरुणा राय ने ही तैयार किया था, लेकिन उनको न हल्फबरदारी तकरीब में मदऊ किया गया और न ही वो शरीक हुई। इसी तरह केजरीवाल की टीम की एक और अहम रुकन मेधा पाटेकर थी। आम आदमी पार्टी बनाने के बाद केजरीवाल ने एक बार अनशन किया था। दिल्ली की सुंदर नगरी में वो कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और किसी ने तवज्जो नहीं दी। उस वक्त अकेले मेधा पाटेकर उनकी हिमायत में उतरी थी। उन्होंने हुकूमत के लोगों से बातचीत की और सिविल सोसाइटी के लोगों को मुत्तहिद किया था। मेधा पाटेकर और अरुणा राय ने मुश्तरका प्रेस बयान जारी करके उनको हिमायत की थी। बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को शहजादा कहना बंद कर दिया है। उन्होंने बराह रास्त सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम लेने के बजाय अब सिर्फ उनको कांग्रेस का बड़ा रहनुमा कहना शुरू किया है। देहरादून, वाराणसी, मुंबई और रांची की रैलियों में मोदी ने राहुल को शहजादा कहकर खिताब नहीं किया। उन्होंने सितंबर में दिल्ली की रैली से राहुल को शहजादा करना शुरू किया था। राहुल के लिए इस खिताब पर कांग्रेस ने एतराज जाहिर किया था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने पर सवाल उठाया था। हालांकि इसे कांग्रेस के एतराज का असर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस की जानिब से मुखालफत किए जाने के बाद भी 4 रियासतों के इंतखाबी तशहीर में मोदी लगातार राहुल को शहजादा बताकर उन पर हमला करते रहे थे। 4 रियासतों के इलेक्शन के बाद उन्होंने इसे बंद किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में कई रहनुमाओं का कहना है कि राहुल का नाम लेकर या उनको शहजादा कहकर उनके ऊपर हमला करने का उल्टा असर भी हो सकता है। उनके साथ लोगों की हमदर्दी पैदा हो सकती है। इसलिए अब मोदी उनको कांग्रेस का एक बड़ा रहनुमा कहकर उनकी बातों का हवाला पेश करते हैं। राहुल के फिक्की में दिए गए खिताब और दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते वक्त मोदी ने उनको कांग्रेस का एक बड़ा रहनुमा कहकर खिताब किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की टीम में इन दिनों जबरदस्त खींचतान चल रही है। राहुल का खिताब लिखने और पॉलिसी से मुताल्लिक इशूज पर मसौदा बनाने की जिम्मेदारी जयराम रमेश की थी, लेकिन वो इन दिनों ये काम नहीं कर रहे हैं। हुकूमत के कामकाज और कांग्रेस की सियासत, खासकर झारखंड की सियासत में उनके ज्यादा सरगर्म हो जाने के बाद ये जिम्मेदारी राहुल की टीम में नए रुकन बने मोहन गोपाल पर आ गई है। हालांकि वज़ीर आला की मीटिंग के दौरान राहुल ने जो कुछ कहा और उसके बाद राहुल का जो भी बयान आया वो जयराम रमेश ने ही लिखा था, लेकिन आमतौर पर ये काम मोहन गोपाल कर रहे हैं। राहुल की टीम में मोगो के नाम से मशहूर मोहन गोपाल इंतखाबी मंशूर बनाने के काम में भी ज्यादा सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। ये काम भी पहले रमेश किया करते थे। रमेश ने यूएन में काम करने वाली एक खातून और 2 दिगर अरकान के जरिए इंतखाबी मंशूर के काम में मुदाखलत कर रखी है, फिर भी वहाँ उनकी ज्यादा नहीं चल रही है। कहा जा रहा है कि रमेश और मोहन गोपाल दोनों के करीबी एक दूसरे के
खिलाफ खबरें तशहीर कर रहे हैं। इसमें एक पहलू शशि थरूर का भी है। वो और मोहन गोपाल दोनों केरल से हैं और वहाँ की मुकामी सियासत, खासकर तिरुवनंतपुरम की सियासत को लेकर दोनों एक दूसरे से बराह रास्त टकराते रहते हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वजीर आला बनने के तीसरे दिन दिल्ली में हर खानदान को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त में देने के फैसले का ऐलान किया है। इससे पहले केजरीवाल ने गाजियाबाद के कौशाम्बी में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर अपनी पार्टी के लीडरान और अफसरान के साथ मीटिंग की और उसके बाद इस फैसले का ऐलान किया। हलफ लेने से पहले उन्होंने कहा था कि वो हुकूमत साजी के 24 घंटे के अंदर मुफ्त पानी देने का ऐलान करेंगे। बहरहाल आज केजरीवाल खराब तबीयत की वजह से दफ्तर नहीं गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि उनकी तबीयत बहुत गलत वक्त पर खराब हुई है। उनकी पार्टी के दिगर लीडरान ने भी पार्टी हामियों से कहा है कि वो उन्हें आराम करने दें। हालांकि खराब तबीयत के बावजूद उन्होंने कई काम अंजाम दिए। आपकी हुकूमत ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल विनोद कुमार के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। कांस्टेबल को शराब माफियाओं से जुड़े लोगों ने पीट पीट कर हलाक कर दिया था। पार्टी ने अगले लोकसभा इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी से जुड़े जराये का कहना है कि आप 300 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में बिजली की कीमतें 50% कम करने के वादे को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी की हुकूमत सब्सिडी देने के मंसूबे पर काम कर रही है। जराये का कहना है कि आपकी हुकूमत 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर सब्सिडी देकर बिजली बिल का बोझ आम लोगों पर से घटाना चाहती है। अगर 400 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर सब्सिडी दी जाती है तो दिल्ली की 70% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। कहा जा रहा है कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों के ऑडिट का भी हुक्म देंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की बिजली कंट्रोल अथॉरिटी के चेयरमैन पीडी सुधाकर ने कह दिया है कि दिल्ली हुकूमत को बिजली की कीमतें घटाने का अख्तियार हासिल नहीं है। अगर उसे अवाम पर से बोझ कम करना है तो वो सब्सिडी दे। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में 70% बिजली बाहर से आती है और बहुत ही सोच समझकर उसकी कीमत तय की गई है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मशवरा दिया है कि उनको इत्तेहाद की हुकूमत चलाने के लिए मनमोहन सिंह से कुछ सबक हासिल करना चाहिए। शिंदे ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला मुंतखब किए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर से हिमायत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी वाज़ेह है, उनको इसलिए हिमायत दी गई है कि हुकूमत काम करे, लेकिन जो लोग हुकूमत में हैं उनको एहतियात से बयानात देना चाहिए। शिंदे ने कहा है कि मनमोहन सिंह ने इत्तेहाद की हुकूमत चलाई है, ये बहुत कठिन काम होता है। आपके लीडरान को उनसे सबक हासिल करना चाहिए। हालांकि उन्हीं की पार्टी के रहनुमा और एक मरकजी वजीर ने अरविंद केजरीवाल पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि उनके ऊपर जीत और इक़्तिदार का सुरूर छा गया है। उत्तर प्रदेश के फसाद मुतासरा मुजफ्फरनगर में फसाद मुतासरीन के लिए लगाए गए राहत कैंप हटाए जाने लगे हैं। करीब 150 खानदानों को राहत कैंपों से निकाल दिया गया है और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में छोड़ दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लोई के जिस कैंप में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव इतवार को गए थे, वहां लगाए गए टेम्परेरी राहत कैंप हटा लिए गए हैं और वहां की जमीन खोद दी गई है। कैंप में रहने वालों ने बताया है कि इलाके के ग्राम प्रधान और एसडीएम की मौजूदगी में वहां लगाए गए कैंप हटाए गए हैं। इसी तरह बगल के शामली जिला में भी एक अफसर ने इमदादी कैंपों में जाकर लोगों से कहा है कि वो वहां से निकलकर अपने घरों को वापस चले जाएं। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती ने राहत कैंप खाली कराए जाने पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हुकूमत बिल्कुल नरेंद्र मोदी के अंदाज में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जबरदस्त सर्दी में हुकूमत राहती कैंपों पर बिल्डोजर चलवा रही है। कांग्रेस की हलीफ पार्टी एनसीपी ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले से जुड़े मामले पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की राय की हिमायत की है। पार्टी के सीनियर रहनुमा तारिक अनवर ने कहा है कि अगर रियासती हुकूमत आदर्श सोसाइटी पर आए अदालती कमीशन की रिपोर्ट पर असर नौ गौर करना चाहती है तो एनसीपी उसकी हिमायत करेगी। गौरतलब है कि रियासती हुकूमत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसमें कांग्रेस के 4 साबिक वज़रा आला के किरदार पर सवाल उठाए गए थे। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि वो इस रिपोर्ट को खारिज किए जाने के फैसले से मुत्तफिक नहीं है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था।
आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी को कितने रहनुमा चैलेंज करेंगे। नया चैलेंज आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सचमुच खानदान परस्ती को खत्म करना चाहते हैं तो वो अमेठी आकर राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। कुमार विश्वास ने इशारा किया है कि वो अमेठी में राहुल के खिलाफ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। हालांकि दिल्ली के इलेक्शन में उनको कृष्णानगर सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ लड़ने को कहा गया था, तब वो पीछे हट गए थे। बहरहाल उनसे पहले कांग्रेस के जगदीश टाइटलर ने कहा था कि मोदी मशरकी दिल्ली सीट से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ जाएं। टाइटलर ने कहा था कि अगर वो हार गए तो फांसी लगा लेंगे। ये अलग बात है कि सिख मुखालिफ फसादात में फंसे होने के सबब टाइटलर को उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। ऐसे ही सपा के आजम खान ने कहा है कि मोदी में हिम्मत है तो रामपुर से इलेक्शन लड़ें। अगले इलेक्शन तक उनको ऐसे चैलेंजेस मिलते रहेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी पुरानी बिरादरी यानी नौकरशाही को नाराज कर दिया है। कई अफसरान उनके इंतखाबी तशहीर से पहले से ही नाराज थे। तशहीर में केजरीवाल कहा करते थे कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे। इस पर IRS अफसरान के फेडरेशन ने उनकी शदीद मुखालफत की थी। उनके वजीर आला बनते ही पहली मुखालफत कहा जा रहा है कि उस वक्त की जल बोर्ड की चेयरमैन देबाश्री बनर्जी ने की है। उन्होंने केजरीवाल को एक मसौदा बनाकर सौंपा है जिसमें बताया था कि कैसे दिल्ली के हर घर को 700 लीटर पानी देना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन उनकी बात सुनने से पहले ही केजरीवाल ने उनको ओहदे से हटा दिया। उन्होंने एक झटके में 9 अफसरान का तबादला किया, जिसका मजाक उड़ाते हुए दिल्ली के साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे उमेश सहगल ने कहा है कि यही काम तो दूसरे रहनुमा भी करते थे। दिल्ली के अफसरान के आपसी झगड़े की भी इन दिनों खूब बहस चल रही है। जो बदनाम है, जो मीडिया और सोशल मीडिया की निगाहों से उतरे हुए हैं, उनसे कांग्रेस और भाजपा कैसे अलायंस बनाए, यह पेचीदा सवाल है। चुनाव तैयारियों, अलायंस और मुद्दों की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। लोगों के मूड और माहौल की पार्टियों को चिंता करनी पड़ रही है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सियासत अचानक थमसी गई है। 4 रियासतों में शानदार कारकर्दगी के बाद भी बीजेपी बहुत जारहाना अंदाज में इंतखाबात से कबल इत्तेहाद करके अगले लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के लिए नहीं उतर रही है, तो 4 रियासतों में हारने के बाद कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। दरअसल दोनों पार्टियां अपनी शबीह को ध्यान में रखकर सियासत कर रही हैं और ये मजबूरी आम आदमी पार्टी ने ही बनाई है। दिल्ली में आपकी जीत ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मोहताज
इत्तेहाद कर दिया है। आपकी जीत से पहले दोनों पार्टियों का इत्तेहाद लगभग यकीनी होता हुआ दिख रहा था। ये माना जा रहा था कि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से बीजेपी का इत्तेहाद होगा और कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की पार्टी में वापसी होगी। ऐसे ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन आपकी जीत ने इन लगभग